बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बड़े अरसे से मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने हो गए या 1.5 महीने हो गए जब से अपोजिशन ने अपनी एक कैंपेन शुरू की हुई है। तो उसके मुकाबले में पीटीआई जो है, जिसको ये सहूलत हासिल है कि मीडिया जो है उसके कब्ज़ा इस्तबदाद में है और उसकी झोली में डाला हुआ है, इस पे भी खैर हमारे वज़ीर-ए-आज़म सब शाकी रहते हैं, उस पर बात करेंगे कुछ देर में। तो जहाँ पे आप देखते हैं कि पूरी एक ब्रिगेड है दिहाड़ीदारों की और वो लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पहली बात तो यह है कि कभी आप नहीं देखेंगे कि एक सरबराह मुमलिकत जो है वो तीसरे चौथे दिन जो है वो डिमांड करके मुतालबे के ऊपर जाके इंटरव्यू दे, और वो भी घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। और उसमें वो जो कहते हैं ना कि जो बातें वो बताते रहते हैं, क्योंकि मेरा आज मौजूद जो है वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू है, क्योंकि इतने इंटरव्यूज़ आए और हर दफ़ा कोई ना कोई और उस्ताद पड़ी रही जो मैंने डिस्कस नहीं किया। तो आज मेरा ख्याल ये था कि अब मैं इस इंटरव्यू को अनअटेंडेड ना रहने दूँ। कल उन्होंने एक एंकर समा की पारिस को दी है, चुनाचे क्योंकि सारे इंटरव्यू मोरलेस एक ही थे, बल्कि मुझे ऐसी आ रही थी कि वो आजकल रिवाज है कि जो पहले होते थे ना, गलियों में आते थे, वो आवाज़ें लगाते थे जो अपना माल बेचने के लिए, रेडियों वाले, और आजकल वो चिंगची में फिर रहे होते हैं। तो एक नया काम बड़े अरसे से शुरू हुआ है। या कहीं पे आप देखें फ्रूट शॉप्स हैं जो सड़कों के किनारे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं माइक के ऊपर और उनके लाउड स्पीकर के ऊपर आवाज़ होती है और वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है कि माल है, ये इतने का, ये ले लो, फलां ले लो। या कई देहातों की मस्जिदों में मौलवी ये करते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है ना माइक पे लगा के और खुद जाके सो जाते हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो माइक चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है ये एक रिकॉर्डिंग है। हर इंटरव्यू के अंदर मोरलेस वही बातें हैं घिसी पिटी। वो क्या साबित करना चाहते हैं? 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आती है। एक तो ये है कि वो टीवी टाइम या ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दूसरी अपनी प्रेजेंस देना चाहते हैं। ऐसा बंदा जिसे सारी ज़िंदगी शीशमहल में गुजारी हो, जिसे अपनी शक्ल के अलावा कोई दूसरी शक्ल देखी ही नहीं है, ज़ाहिर है उसको ये होता है कि मेरे जब जिक्र भी उनका पूरी तरह ना हो तो वो यही कहते हैं मेरा जिक्र क्यों नहीं हो रहा। कुछ अर्सा जब सियासत में उनका मुकाम नहीं था और नहीं दिखाया जाता था उनको हर जगह, तो जिस कसम पुरसी से ये तकलीफ़ में जिस कर में रहे होंगे मुझे पता है क्या अंदाज़ा है। पर एनीवे, अब ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, वो दिहाड़ीदार अपने लगे हुए हैं, ये अपने लगे हुए हैं। तो मेन मौजू तो मेरा कल का इंटरव्यू है, क्योंकि वो सारे इंटरव्यूज़ में कवर हो जाते हैं। अब यकीन जाने कि बॉडी लैंग्वेज देख लें, इंटरव्यू देख लें, ना तो उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल कोई डेप्थ नज़र आती है। इतना आमियाना इंटरव्यू इससे अच्छे देते रहे खुद, लेकिन जब आप इस तरह के इंटरव्यू दें जिसके अंदर आपकी बगैर किसी वजह के दें और सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि जैसे मैं कुत्तों से खेल रहा हूँ, स्कैंडल बन गया। मरियम बीबी ने बिल्कुल सही कहा कि कुत्तों से खेलें, दारों से ना खेलें। क्यों हुआ? क्योंकि आपने एक गैर ज़रूरी काम किया, ज़रूरत ही नहीं थी। क्या आप बताना चाहते थे? चुनाचे इंटरव्यूज़ के अंदर भी जो आप जो चीज़ छुपाना चाहते हैं वो यहाँ होके आती है। आप बशर कल का इंटरव्यू जो हमने डिस्कस करना है कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक टेंस नज़र आया इमरान, कोई फिक्र मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी फिक्रें निकाल लें, सुनो 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 पारिस, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, मैं ये 15-20 फिक्रें निकालें, कुछ लफ्ज़ निकालें, यकीन जानो कि उसमें से 15-20 मिनट्स जो है ना इंटरव्यू में से फारिग हो जाएंगे। हवास बाख्ता थे, छक्के छूटे हुए थे। उन्होंने जो मैसेज दिया वो बड़ा ही गंदा किया। देखें, जो कल्ट होता है ना, जो आपके मुतक़िदीन हैं, उनकी बात छोड़ दें, उनको ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। वो तो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम इमरान खान साहब के साथ हैं। हर एक अपने कल्ट होता है, हर एक के साथ है, कुछ भी आप कर लें। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे, आप कोई बेईमाना हरकत करेंगे ना, वो फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो कोई और उसकी रीज़न निकाल लेंगे, लेकिन इनको छोड़ें। लेकिन अगर आपने कन्विंस करना था किसी न्यूट्रल क्राउड को, डिमोरलाइज करना था पीडीएम के फॉलोअर्स को, तो उसमें आप पूरी तरह नाकाम हुए हैं। उनके अंदर ये हंसी और ठट्ठा चल रहा है और ऐसी गैर ज़रूरी बातें की। मसलन वो अब चंद बातें जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 ले लीजिए। पहली सबसे अहम बात है कि फ़ौज के ऊपर क्या फरमाया कि जनरल बाजवा साहब जो है इंतहाई गुस्से में है। फ़ौज जो है वो आर्टिकल 6 से तार गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए। किस बात में बनना चाहिए? इस पर तबसरा तो मरियम नवाज़ ने एक हरफी आज फिर उस पर भी कर दिया कि फ़ौज मेरे महतात है।
उसने कहा जिस बेचारे वज़ीर आज़म को, जो वज़ीर आज़म है, अपने आप को मुंतखब वज़ीर आज़म, कल भी फरमा रहे थे कि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ और मैं सरबराह हूँ, ये बताने की बात है। और ये बताया कि फ़ौज मेरे नीचे है, इसमें कौन सी बली नई बात है। तो उन्होंने कहा जी जिसको ये बताना पड़ जाए कि फ़ौज मेरे नीचे है, आप समझदार हैं, बंदा ताबेदार है। ये जो तर्जमानी फ़ौज की, फिर ये जो कर रहे हैं, उसी सांस में फरमा गए। आर्मी जो थी वो दखलंदाजी कर रही थी हर चीज़ में, एक एक आर्मी चीफ का अलहदा करके बताया, फ़ौज का बताया, एक किरदार बताया, ये एक फ़ौज जो है ना इसको अलहदा रख दो। खैर इसमें बात करूँगा कि जिसके अंदर इनकी कई बातें थी जिन्हें पता चलता है कि फ़ौज की मुदाखलत जारी सारी है। तो जिस बात को नवाज शरीफ को पहले तो इसको करने के ज़द्दोकोब कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं, आप यकीन जानो को टीवी पे चला दें। उन्हें क्या कहा है कि आप दखलंदाजी ना करें। ये बात किसी तरीके से आपने किया, लेकिन नाम ही किया तो असद दुरानी साहब अपने घर के आदमी हैं। उन्होंने अभी BBC पे इंटरव्यू दिया है और अपनी उस किताब के बाद 4-5 इंटरव्यूज दे चुके हैं। उन्हें कहा जी ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रही है और अपने मुताबिक उसको चलाने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि मैं किससे शिकायत करूँ, ज़ैफ वज़रात से करूँ, किसी और से करूँ। चुनाचे इसको भी भूल जाएं। कहते हैं जी आप इसको गद्दारी है कि आप मेरे खिलाफ फ़ौज को उकसा रहे हैं। मैं कह दूँ कि शर्म को आपने कहीं सूखना डाला हुआ है। 2014 के अंदर आप क्या कर रहे थे? वो कौन सा अंपायर था? वो किन किन की वीडियो टेप्स जो आप सोशल मीडिया की जीनत बनी, जो इवन इदारे के सरबराह भी अपने चीफ से शिकायत कर रहे थे कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ वो मौसर कदम नहीं ले रहे। पहले तो बात ये समझे कि 1 साल के अंदर नवाज शरीफ हुकूमत ने क्या किया था। पैनामा को तो छोड़ो, वो तो 2016 में आया। 2014 के अंदर क्यों नवाज शरीफ को घर भेजना चाहते थे? क्यों अंपायर ने उंगली खड़ी करनी थी? जिसके ऊपर आपने इतनी तौजीहात दी कि मेरा ख्याल है कि कोई अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आपने जो तौजीहात दी, मैं तो कहता हूँ कि कई तो ऐसी हैं कि जिसमें आपने ब्लैस्फेमी की हुई है कि अल्लाह की उंगली थी। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, सुबह होती है, शाम होती है। झूठ है कि ख़त्म होने को आता नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, क्या फ़ायदा, क्या माल बेचें, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ें बिक रही हैं? ये बिल्कुल नहीं बिक रही। अब लोग पूछते हैं कि यार ये हमेशा से था। मैं कहता हूँ यकीन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान हमेशा झूठा था। अब आप आके ऐसी गलत बातें करते हैं, आपको अल्लाह का जवाब देना है। अल्लाह का अजाब तो मैं बताऊँगा, अभी बताऊँगा कि अल्लाह का इस कौम पर क्या अजाब आया हुआ है कि इस वक्त जो है एक अजाब के बाद दूसरा अजाब, तीसरा अजाब, उसका भी जिक्र हो जाएगा। आपने अंपायर की उंगली खड़ी करनी थी और वो क्या था? वो क्या आर्टिकल 6 नहीं था कि एक वज़ीर आज़म है बैठे बैठे? फिर कब, जब याद नहीं आपको कि नवाज शरीफ साहब के घर में थे और आप शीरो शक्कर थे? मार्च के महीने में सड़कें बन रही थी, सोशल प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको जिन लोगों आज आप ऊपर हैं वहां से आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इस कैफियत में कई दफा आपको देख चुका हूं। लेकिन अप्रैल मई में जैसे ही वहां से सीटी बजी और सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगा, अब भाग गए और आज कह रहे हैं कि जी वो देखो गद्दारी हो गई। आप किसको उकसा रहे थे? देखें इमरान खान साहब इंतजादात के साथ, पता नहीं आप अपने आप को कैसे फेस करते हो। मैं समझता हूँ कि आपके मानने वाले तो आपके अंदर मुखलिफ हैं। वो तो मैं देखे जो आप बात करें उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। जो आपसे नफरत करते हैं उनकी नफरत बढ़ती जा रही है, आपकी इन खसलतों की वजह से और बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को कैसे फेस करते हैं? अगर आप बाकायमी होश व आवास हैं और अगर आपके पास जो सारे जो है आपके काबू में हैं, आपके यहाँ साफ मुतल नहीं है, फिर एक सवाल बनता है फिर उसी गो में कि नवाज शरीफ को फौज लाई, 85 में नवाज शरीफ ने किस तरीके से झूठ सच आपने करके और पार्टी बनाई, आपको ये भी नहीं पता। मुझे तकलीफ होती है कि आप पाकिस्तान की सियासत से नाबल्द, पाकिस्तान की सियासी तारीख से नाबल्द, आपको ये भी नहीं पता कि ज़िया हक ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी। एक मुस्लिम लीग थी के सदर थे पीर पगाड़ा। पीर पगाड़ा ने जब नॉन पार्टी इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे बंदे, जिसको फंक्शनल कहते थे, बहुत सारे बंदे उसमें इलेक्ट हो गए और यही सबसे बड़ी मुस्लिम लीग थी। नवाज शरीफ की तो औकात नहीं थी। नवाज शरीफ तो 1988 में जब शबखून मारा जा रहा था और बेनज़ीर को रोका जा रहा था तो नवाज शरीफ जो है आपकी तरह का एक छोटा सा मोरा था।
असल उसमें कहीं सियासी तौर पे उसका मुकाम नहीं था। नवाज शरीफ तो बेनिफिशियरी जाके हुआ 1990 के अंदर। उस वक्त तो बेशुमार थे ऐसे कि जो आपकी तरह के, जो जैसे वो अनवर साहब आपको वजीर बनाना चाहते थे, बेशुमार ऐसे वजीर थे, उनमें नवाज शरीफ भी एक था कि हमारे बंदे नहीं हैं। ज़ाहिर है उस वक्त आप बड़े, जिसको कहने सियासी तौर पर गाहक के तौर पर सामने आए, वो तो अब अभी पता चलता है कितने आप सियासी तौर पर गाहक हैं। बंदा चालाक होना, बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना, स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये गाहक होना नहीं है। फिर कुछ सवाल हुआ नैब के ऊपर। नैब के ऊपर जब सवाल हुआ तो आपने फरमाया जी कि जो आपने उनके बारे में कहना था कह दिया, और उसके बारे में आपको पता है कि क्या आप सच कह रहे हैं क्या झूठ कह रहे हैं। जब कहा गया आपके अपने बंदे नैब क्यों नहीं पकड़ती, तो फिर फरमाने लग गए कि हमारी हुकूमत को 2 साल हुए हैं। हजूर ये जो बिलियन ट्री सुनामी का जो स्कैम है, मालन जुब्बा का जो स्कैम है, BRT का जो स्कैम है, भूल जाए दवाइयों का, भूल जाए बिजली का, भूल जाए तेल का, भूल जाए आटे का, भूल जाए चीनी का, भूल जाए आज जो गैस का हुआ है, इन सारों को भूल जाए। ये उस वक्त जो आपके इतने जो स्कैम थे। और फिर चेयरमैन नैब ने क्या इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को, उसने कहा था कि मैं इसलिए इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा हूं कि अगर मैंने लिया तो इनकी हुकूमत धड़ाम से टूट जाएगी। तब भी तो वो वीडियो आई थी, तब भी तो बेदस्त पाओ गए थे चेयरमैन नैब। ऐसी था जैसे अरशद को वीडियो दिखा के फैसला किया गया। पता नहीं कितने लोगों को वीडियोस दिखा दिखा के क्या क्या चीजें मनवाई जा रही हैं। ये सिलसिला एक लंबा सिलसिला पाकिस्तान में अरसद राह से राइज है। ये आपके ऊपर भी आना है। आपका ख्याल है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो 5 केसेस आपके खिलाफ किए थे, इलेक्शन पटिशंस, जो भी किसी न किसी स्टेज पे अदालतों में पड़ी हैं, ये किसी का काम नहीं आएंगी। आपका ख्याल है पार्टी फंडिंग केस जो है, जो रुका हुआ है, इदारे तो आप लोगों ने सारे बर्बाद कर दिए। नैब का क्या शुरू है? एक वीडियो की मान है, चेयरमैन बेचारा जलीलो ख्वार होता फिर रहा है। उसे समझ नहीं आती अपने मौक़िफ़ कैसे समझे कि 75-74 साल उम्र हुई है, 76 साल होगी, उसके अंदर वो किस मुंह से अल्लाह मियाँ के बाद जाएगा। आप उसके बाद FIA के DG ने क्या कह दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देख ले, फैट्स वाडा का केस हो, इंटर पार्टी फंडिंग केस हो, कोई केस हो, वो बेचारी समझ नहीं आती। नहीं जी कसर आपने ये कह दी कि मैं सेनेट का इलेक्शन 1 महीने पहले करूंगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस मुल्क में। शो ऑफ हैंड, पता चला शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता सेनेट के इलेक्शन में, तो कहते नहीं वो बैलेट पेपर दिखा के करने का, ये आपकी काबिलियत है। और कह रहे थे जी मैं नवाज शरीफ सियासत से नाबलद थे, अफजल से वाकिफ नहीं थे, ये कल के इंटरव्यू में फरमा रहे हैं। फिर जनाब इकॉनमी पे फरमा रहे हैं। उन्होंने जब इकॉनमी पे बात की तो जुबान लड़खड़ा गई। उन्होंने कहा इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, जुबान लड़खड़ा गई। वो स्टॉक एक्सचेंज हो गई फलां। उसने कहा हजूर लोग भूखा मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी वेल्थ ग्रोथ करनी चाहिए, पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, कमाने पड़ते हैं। वो कैसे ग्रोथ होगी? लोगों की तो वेल्थ चुकड़ के रह गई है। 3-4 साल से वही इनकम है और कीमतें एक आसमान को छू रही हैं। महंगाई जो है वो अपनी जगह पे नहीं आ रही। 55 रुपए की चीनी 110 पे गई, 80 पे आई तो आपने शादियाने बजा दी। ये नहीं बताया कि 55 पैसे 80 के दरमियान में फ़र्क है, वो कौन टापेगा। तो आटा 35 से 70 पे हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिजली गैस की तो बिल्स की अब बात ही ना करें। हर चीज़ और उसी देखा देखी स्कूलों की फीस अब इस वक्त तबाही बर्बादी का मंजर है। एडम स्मिथ की तरह इकॉनमी पे लेक्चर दे रहे थे, साफ पता चलता था कि हालत उमड़ उमड़ के बहर आ रही थी। एडम स्मिथ था जिसे मॉडर्न कैपिटलिज्म उसका मौजूद कहते हैं, जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी उसने ड्राइव की। मैं आम लोगों के लिए, कई लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। आप एडम स्मिथ बने हुए थे और इकॉनमी पे लेक्चर दे रहे थे। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस खाते में थे। कोई चीज़ ऐसी है कि कल इंटरव्यू के अंदर किसी तरह की, मेरा ख्याल है कि हर चीज़ जो है एक तबीयत पे गनाह गुजरी है, कोई भी सुनता। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है जो इलेक्शन कराएंगे दोबारा, कैसे कराएंगे ये आपको पता चल जाएगा। कोई आइडिया नहीं है सियासत की, ABC आपको नहीं पता कि अपोजिशन इस्तीफा दे दिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये वो चीज़ें थी। पहली बात तो मेरी सुन लें इमरान खान साहब कि दुनिया में जो बड़ा लीडर होता है, जो कोई भी ऐसा होता है, कभी वजाहत नहीं देता। जब आप वजाहत देते हैं और हर बात को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो समझे कि आप फारिग हैं। ये जो आपने जनरल मुशर्रफ ने अपने आखिरी दौर में, किसी ने कहा जी आप बड़ी इंप्रेसिव बात करते हैं। कब करते थे? 2002-2003 में एक खुला मैदान था, कोई लोगों के बड़े बड़े उन्होंने लंबे लंबे दावे किए हुए थे कि मैं आसमान से सारे तोड़ के लाऊंगा। लोग बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो जब वो जलील ख्वार हो रहे थे तो उन्होंने कहा जी आप
मीडिया पे जाएं, आप बड़े कमाल के मीडिया के वाले हैं। तो कामरान शाहिद साहब हमारे बरखुरदार हैं, उनके साथ वो आए, हर जुमेरात को PTV पे आता था, बाकी TV चैनल को दिखाने के पाबंद थे। वो मजीद जलील लोग हैं। आपको पता है 2007 में उनके साथ क्या बीत रही थी। इसी तरह आपको किसी ने बताया कि आप मीडिया पे आप बड़े कमाल के हैं। आप कमाल के थे मीडिया पे जब आप लोगों को कह रहे थे मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, जब वो कह रहे थे कि मैं 100 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप कहते हो कि जी मैं तो 5 साल के वादे किए थे। जब आपने कहा था मैं मकान दूंगा, आप बता दें कि लो कास्ट हाउसिंग जो आपने वादा किया था, 1 मकान बन रहा हो। ये जो रावी रिवर फ्रंट है, ये तो बड़े बड़े स्कैम है। ये तो आप बड़े बड़े मगरमच्छों को आपने उनके हवाले पाकिस्तान के फिर वसाइल दे रहे हो। अब लोगों से धोखा कर रहे हो। जो आपकी ATM मशीनें थी, जो जिन लोगों ने आपने इन्वेस्ट किया उनका फैसिलिटेट कर रहे हो। आपने जिसको कहना चाहिए कि कोई किसी सिमत में कोई पाकिस्तान जो है वो चलता नजर नहीं आ रहा। ये जो मीडिया पे अब आ रहे हैं ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपके पास बेचने को कुछ नहीं है। जिस माल के आप ताजर थे वो माल नदारत, जो वादे किए थे उस बिना पे लोगों ने आपको, आपकी तकरीरें मेस्मराइज करती रही थी। खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास गया, लोन नहीं लूंगा, 9,000 बिलियन टैक्स इकट्ठा कर दूंगा। ये वो सारी चीजें जो आपने, जिसको कहना चाहिए कि सब बाग तक खाते हुए यहां तक ले आए। अब यौम हिसाब है, सियासी इस्तेकाम जो है वो इंतशार में तब्दील हो चुका है। और आप अल्लाह मियाँ का अज़ाब इससे बड़ा क्या होगा कि हर 3-4 महीने में आए तो दवाइयाँ 4 गुना महंगी हो गई, बिजली गैस 7 महंगी हो गई, फिर चीनी का पे अल्लाह मियाँ का अज़ाब आ गया। फिर अल्लाह मियाँ का अज़ाब क्या आया कि उसके बाद आटा हो गया, लोगों की दस्ते से बैठ। फिर तेल नहीं मिलता था। कितनी दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि पेट्रोल गैप हो गया पूरे पाकिस्तान से। आज की खबर यह है कि गैस अगले महीना 1.5 महीना आपके पास नहीं है। और हर जगह पे देखें आपके नुमाइंदे हैं, आप हैं, झूठ के सारे चलना चाहते हैं। झूठ बहुत काम देता है लेकिन थोड़े अरसे के लिए। ये अब उसका असर ख़त्म हो गया है, आपकी तकरीरों का असर ख़त्म हो गया। कौम इस वक्त जो है वो बिल्कुल आप लोगों के चक्कर में नहीं आती। जिन लोगों ने जो काम किया है, मेरा ख्याल यह है कि आखिरी बात जो कि मैं इससे थोड़ी सी हट के करना चाहता हूँ कि इनके इंटरव्यू के बारे में मैं कह दूँ कि घंटों में बोलूँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें की हैं और बेशुमार हैं जो कि किसी लिखे पढ़े में नहीं आती। लेकिन यह है कि राब्ते जो किए हैं तो उन राब्तों में कोई संजीदगी शो करे। अपोजिशन की एक ही शर्त है, और ये ना गद्दारी है ना ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, कि आप सियासत से अलग हो जाए। उसी सियासत है जिसका जिक्र असद दुरानी साहब कर रहे हैं, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने किया है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ जब भी मामला करने की कोशिश की आप लोगों ने तो उनके बाद पाबंदियां लगाई। ये आप लोगों का काम नहीं है कि कौन MNA बनता है, कौन MPA बनता है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती है। ये आपका काम नहीं कि इलेक्शन हमने कराने हैं, ये किसी इदारे का काम नहीं है। ये पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव का काम है कि वो इलेक्शन कराए, पुलिस के थ्रू कराए, जाके कब्जा ले लेना, निगरान हुकूमतें कर देनी। ये तमाशा पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। इस पाकिस्तान ने ये अपने मनती के जहाँ पे पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी क्यों गया हुआ है UAE में? हिंदुस्तान के लिए गया होगा, जो मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान वहाँ पे हमला करना चाहते हैं। हालत ये हो गई है कि कहाँ जाया करते थे नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास कि हिंदुस्तान को रोको, कहाँ आगे हम UAE को कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे सऊदी अरेबिया के आगे UAE कि इंडिया को ये रोप भी दे दो कि हम हर दिन तहा तक चले जाएंगे। अब ये आपके हालात हैं। इसराइल के ऊपर आपने कल कहा कि कोई बंदा मेरा नहीं गया, आप उसके बाद तदलील क्या दे रहे हैं कि जी वो चूँकि प्रोपेगेंडा किया इंडिया ने हमारे खिलाफ, तो उसके हिस्सा है। भाई ये बात इसराइल में आप लोगों के मिनिस्टर गए हैं, ये इंडिया ने नहीं कहा, इसराइल के अपने मीडिया ने कहा है। आप हर बात में झूठ, मतलब क्या समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई पता नहीं बैठा जैसे आंखें खोल कर रखी हुई हैं। आप लोगों की आंखें इसलिए चुनाई हुई हैं कि इस वक्त आप इक़्तिदार की कश्मकश में अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा आप लोगों का इक़्तिदार अजीज है। यही बात याह्या खान ने की थी, यही बात अयूब खान ने की थी, यही बात सिकंदर मिर्ज़ा ने की थी, यही बात गुलाम मोहम्मद उससे पहले करता रहा था, और वो लेगेसी मुशर्रफ करता रहा। अपने इक़्तिदार को बचाते बचाते पाकिस्तान खर्च हो गया है, और इस पाकिस्तान के साथ आपने और जो जुल्म करने करें, क्योंकि हमेशा आपके दिमाग इस जो काम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। और चुनाचे मुतालबा अपोजिशन का एक ही है, यही मुतालबा आप जब लेके जाते हैं तो जरदारी साहब का भी एक ही जवाब होता है। ये मैं आपको अंदर ही खबर बता रहा हूँ, उन्होंने यही जवाब दिया। फजल रहमान साहब का भी यही जवाब है, और नवाज शरीफ साहब का यही जवाब है कि आप के अलहदा हो जाए,
इनको हुकूमत करने दें इमरान खान साहब, ये तो मुंतखब है, बहुत मजबूत है, और सबको इन पे छोड़ दें। फिर पाकिस्तान जो भी सामने आता है सबको कबूल होगा, वमा अलैना इल्लल बलाग।